एवरीवन, माय नेम इज पार्थ, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जुलाई का आधा महीना गुजर चुका है। अगर आप 11th में हो, आपने साइंस लिया है, तो ये वीडियो जरूर देखना। बहुत सारी बातें आपको यहाँ पे बताऊंगा। अगर आपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया है तो बहुत अच्छी बात है, अच्छे से कर पा रहे हो। पहले भी मैंने काफी सारे गाइडेंस वीडियो बनाए थे। 11th में जब आप जाते हो तो किन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या मिस्टेक्स नहीं करनी है, ये सब कुछ मैंने पहले भी बताया था। अगर आप उन चीज़ों को फॉलो कर रहे हो एंड एक सही रास्ते पे हो तो बहुत अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। लेकिन कहीं पे भटके हो, कुछ गलतियां की हैं, अभी 2 महीना हो गया 11th में जाकर, तो बहुत सारी चीज़ें आपको रियलाइज होनी स्टार्ट हुई होंगी जो मैंने आपको तब बताई थी कि डू नॉट मेक दिस मिस्टेक्स इन 11th। ठीक है, तो जो भी आपकी सिचुएशन है, एक बार जो मैं आपको बताऊंगा एक बार ध्यान से सुन के जाना। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। टारगेट रखते हैं 1000 लाइक्स का। लेट अस बिगिन। तो जुलाई से क्यों स्टार्ट करना चाहिए? अगर अब तक नहीं किया है, अगर किया है तो बहुत अच्छी बात है, आप सही रास्ते पे हो। आपने 2 महीने पहले ही अगर पढ़ना स्टार्ट कर दिया तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर नहीं किया है तो देखो क्या होगा। आपको कुछ बातें यहाँ पे बताऊंगा। जुलाई आधा आपका खत्म हो चुका है। मैंने आपको बताया था कि आपको मई से पढ़ना स्टार्ट करना है। मई, फिर जून चला गया और फिर जुलाई भी आधा चला गया। 2-2.5 महीने आपके अगर चले गए हैं, आपने थोड़ा थोड़ा पढ़ाई किया, कहीं से यूट्यूब से पढ़ा या कहीं पे आपने ऑनलाइन कोचिंग लगा ली कोई, वहां से थोड़ा थोड़ा पढ़ा, लेकिन जैसा पढ़ाई होना चाहिए वैसा नहीं हुआ है, तो आप दिक्कत में हो। ठीक है, गंभीर समस्या है। होता क्या है, आपका सिलेबस जो है 11th का सिलेबस आपको जनवरी तक खत्म करना है। जनवरी तक क्यों? जनवरी के बाद फरवरी से आप 12th का प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे एंड अगले साल उसके बाद फरवरी में आपके एचएससी की एग्जाम होती है। तो एग्जैक्टली 1 साल 12 महीने आपको मिलते हैं आपके एचएससी के प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, अब यहां पर 2 तरह के बच्चे हो सकते हैं, जो सिर्फ एचएससी की एग्जाम दे रहे हैं या फिर जिनको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी देनी है। उन दोनों के लिए केस थोड़ा अलग हो सकता है। ध्यान से सुनिए, सारी बातें बताऊंगा। चलो, सारी कॉलेजेस अब तक स्टार्ट नहीं हुई हैं, किसी की हुई है किसी की नहीं हुई है। अगर आप उस तरह के बच्चे हैं जो कॉलेज के ऊपर डिपेंडेंट है कि कॉलेज के टीचर हमें पढ़ाएंगे तब हम पढ़ेंगे, तो ये भी बहुत ही गलत अप्रोच है। बिकॉज जितना मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कॉलेजेस को लेके इन महाराष्ट्र, एटलीस्ट इन मुंबई वेर आई एम फ्रॉम, तो कॉलेजेस में उतना डेप्थ में या फिर उतना रेगुलरली पढ़ाया नहीं जाता। ठीक है, आई नो अच्छी बात नहीं है ऐसा ओपनली बोलना, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है बोलने के लिए, लेकिन समवेयर इट इज अ फैक्ट। कॉलेजेस में उतना अच्छा आपको पढ़ाया नहीं जाएगा जितना कोचिंग में पढ़ाया जाता है। सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। सिलेबस अगर कंप्लीट होता भी है कॉलेज में तो वो भगा भगा के कंप्लीट होता है, आधा अधूरा कंप्लीट होता है। एट द सेम टाइम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की अगर मैं बात करूं, नीट की, जेडब्ल्यू, सीईटी, जो भी आपको देना है, उन चीजों का प्रिपरेशन आपको कॉलेज में नहीं कराया जाएगा। हाँ, कुछ कॉलेजेस में होता भी होगा, जैसे कि शाहू कॉलेज है लातूर का, वहां पे होता भी है, लेकिन नॉट एवरी कॉलेज आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का प्रिपरेशन नहीं कराते। तो देखो, या तो आपने कोचिंग ज्वाइन की है, यहां पर 3 कैटेगरी बना सकते हैं, 1 2 3। कैटेगरी नंबर 1, आपने ऑलरेडी कहीं पे कोचिंग लगा ली है, ऑफलाइन कोचिंग लगाई है, ऑनलाइन कोचिंग लगाई है, जो कुछ भी है, आपने पढ़ना स्टार्ट किया है, आप क्लासेस जाते हो, टीचर जैसे जैसे आपको बताता है, टीचर का जो फ्लो है, जिस स्पीड से टीचर अपना सिलेबस कंप्लीट करता है, अगर आप उसको फॉलो कर पा रहे हो, अगर आप कंसिस्टेंटली पढ़ पा रहे हो, आपका कोई बैकलॉग नहीं बना है, ठीक है, रिवीजन आपका टाइम टू टाइम हो रहा है, क्लासेस वाले टेस्ट भी ले रहे हैं, आपके मार्क्स वगैरह अच्छे आ रहे हैं, तो यू आर ऑन अ राइट ट्रैक। ठीक है, आप सही रास्ते पर हो। ऑफलाइन ऑनलाइन कोई भी कोचिंग लगाई, रेगुलरली पढ़ रहे हो, टीचर के फ्लो के साथ आपका सिलेबस कंप्लीट हो रहा है, बैकलॉग नहीं है, यू आर डूइंग गुड। सेकंड, आपने कोचिंग तो लगाई होगी कहीं पे, लेकिन शायद आपने ऑफलाइन लगाई, ऑनलाइन लगाई, जो कुछ भी है, लेकिन आप रेगुलरली नहीं गए, लेक्चर्स आपके मिस हो रहे हैं, या फिर लेक्चर में जो पढ़ाया जा रहा है वो आप आके रिवाइज नहीं कर रहे हो, रिवीजन नहीं कर रहे हो, तो चीज़ों को भूलोगे। 10वीं तक आपका सिलेबस बहुत लिमिटेड था, छोटा सा सिलेबस था, लेकिन जैसे 11th में आते हो सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट हो जाता है। तो रेगुलरली अगर आप नहीं पढ़ रहे हो तो आपका बैकलॉग बनते जाएगा। टीचर तो भगाएगा सिलेबस, ठीक है, बिकॉज सिलेबस बहुत ज़्यादा है, टीचर को भागना पड़ेगा तब जाके कंप्लीट होगा। अगर मैं जनवरी एंड तक या फरवरी तक सिलेबस कंप्लीट करने की बात करता हूँ तो टीचर तो भगाएगा ही। आप टीचर को फॉलो नहीं कर पाओगे, आपका बैकलॉग बनेगा, तो आप फिर से लटकने लगोगे। ये हो गई कैटेगरी नंबर 2। ठीक है, लटक रहे हो, थोड़े थोड़े इनकंसिस्टेंट हो, लटक रहे हो। एंड तीसरी कैटेगरी आ जाती है जो कॉलेज के ऊपर डिपेंडेंट है, हमने कोई भी कोचिंग नहीं लगाई है, क्लासेस हमें नहीं जाना, 11th का हम खुद से पढ़ेंगे या फिर कॉलेज के ऊपर डिपेंडेंट हो, या फिर आप यूट्यूब से पढ़ लोगे, ऐसा आपको लगता है।
अगर आप कॉलेज का इंतजार कर रहे हो कि कॉलेज का टीचर आके पूरा पढ़ाएगा, तो यू आर इन द रॉन्ग। ठीक है, आपको अपने आप से यूट्यूब से ढूंढो कोई अच्छा टीचर। मैंने बायोलॉजी का सिलेबस अपलोड करना स्टार्ट किया है। ठीक है, मेरे लिए भी जितना भी नया कंटेंट बना रहा हूं बायोलॉजी का 11th का, देखो एक टीचर के लिए पूरा 11th के सारे सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों कवर करना पॉसिबल नहीं होता। ये आप खुद समझ जाओगे जैसे आप सिलेबस पढ़ना स्टार्ट करोगे, आपको समझ में आएगा कितना डेप्थ में होता है सिलेबस। ठीक है, तो मेरे लिए इट इज पॉसिबल कि मैं बायोलॉजी बनाऊं, लेकिन इट विल ऑल्सो टेक, धीरे धीरे एक एक चैप्टर आएगा, एक एक लेक्चर आएगा। आपको अगर ज्यादा स्पीड से पढ़ना है तो यू विल हैव टू फाइंड सम अदर टीचर ऑल्सो। ठीक है, फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए। वैसे बायो मैं कवर कर रहा हूँ, शुभम सर फिजिक्स कवर कर रहे हैं उनके चैनल पे, उसके बारे में आगे बात करूंगा मैं एट द एंड ऑफ द वीडियो। ठीक है, उसके बारे में भी बताऊंगा। तो आप अगर खुद से पढ़ रहे हो 11th स्टैंडर्ड, तो आप यूट्यूब पे टीचर वगैरह देखो, ढूंढो, पढ़ना स्टार्ट करो। ठीक है, कॉलेज के ऊपर डिपेंड होकर नहीं चलेगा, ये मैं आपको पहले क्लियर करता हूँ। या तो आप ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग लगा लो, हमारा भी उड़ान 3.0 बैच है जहां पर पीसीएम भी पूरा कवर कर रहे हैं। मैं खुद बायो पढ़ा रहा हूँ, शुभम सर फिजिक्स भी पढ़ा रहे हैं, वी आर ऑल्सो देयर, हमारा भी बैच है। ठीक है, आप चाहो वहां ज्वाइन करो, पढ़ना स्टार्ट करो, इंतजार करके कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, चलो दूसरा, आइडियली आपका 11th का जो सिलेबस है इट शुड बी डन बाय जनवरी एंड, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया, बिकॉज फरवरी से 12th का पढ़ोगे तो एक साल आपको मिलेगा 12th का प्रिपरेशन करने के लिए, फरवरी से लेके फरवरी तक, बराबर है। फिर जो बच्चे हैं जो सीईटी, जेडब्ल्यू या नीट, इन तीनों कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके लिए तो 11th बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यही फाउंडेशन है, यही बेसिक्स है, इसी के आधार पे 12th स्टैंडर्ड का सिलेबस बनता है। 11th का सिलेबस हम अगर समझेंगे ही नहीं तो हमें 12th क्या समझ में आएगा, हम एमसीक्यू क्या सॉल्व करेंगे अगर हमारे बेसिक्स क्लियर नहीं है, हमारा फाउंडेशन क्लियर नहीं है। 11th आपका फाउंडेशन है, आर यू अंडरस्टैंडिंग। जो बच्चे सिर्फ मार्क्स लाना चाहते हैं एचएससी के एग्जाम में, 12th के एग्जाम में, उनको कॉम्पिटिटिव एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है। अगर ऐसे भी कुछ बच्चे हैं जो सिर्फ एचएससी बोर्ड एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, तो आप 11th में थोड़ा रिलैक्स हो सकते हो। लेकिन फिर भी अगर 11th आपका बर्बाद होता है, 11th का बहुत सारा सिलेबस है जो बेसिक है, जो आपका कवर नहीं होता या आपको समझ में नहीं आता, तो 12th में आप लटक जाते हो। तो 11th सबके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मान लो मेरी बात, मैंने हल्के में लिया था एंड मैंने उसका बाद में पश्चाताप भी किया हुआ है। ठीक है, 12th स्टैंडर्ड में हवा टाइट हो जाती है। दूसरा, 12th एग्जाम्स आर हेल्ड इन फरवरी, तो आपको एक साल मिलेगा फरवरी से लेके फरवरी तक पढ़ने के लिए। कौन सी फरवरी की बात कर रहा हूँ, 2026, अभी तो आप 11th में गए हो ना, तो 2026 के फरवरी से लेके 2027 के फरवरी तक एक साल आपको प्रॉपर मिलता है आपके एचएससी के प्रिपरेशन के लिए, साथ साथ में आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम का भी पढ़ना है। ठीक है, तो ये सब कुछ करना है हमें। देखो बताने के लिए ना बहुत सारी बातें हैं ना, ये मैंने ऑलरेडी पहले भी बताया हुआ है, पहले जो वीडियो बनाया था कि आपका जो 10th में आपको साइंस इतना भारी लगता था, हो नहीं पाता था, पढ़ नहीं पाते थे, समझ में नहीं आता था, दोनों साइंस 1 और 2 अगर मिला भी लो ना तो बनता कितना है, 284 पेजेस ही बनते हैं। लेकिन जब आप 11th में आ रहे हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, यहाँ पर मैंने मैथ्स जोड़ा नहीं है। ठीक है, यहाँ फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो 3 सब्जेक्ट अगर मैं लेता हूँ तो टोटल 780 पन्ने बनते हैं। एंड बायोलॉजी की अगर मैं बात करूं, बिकॉज मैं बायो खुद पढ़ा रहा हूं, तो जो मैंने चीज एक्सपीरियंस की है वो आपको यहां पे क्लियरली बताना चाहूंगा। बायोलॉजी में पन्ने बहुत सारे हैं, सिलेबस वास्ट है, लेकिन उसमें भी आप एक पैराग्राफ ले लो, कोई भी आप एक पैराग्राफ पढ़ रहे हो, उस पैराग्राफ में कोई एक रैंडम वर्ड दिया हुआ है, ठीक है, एक शब्द दिया हुआ है, उस शब्द का एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, तो एज अ टीचर मुझे आपको उस शब्द का मतलब समझाने के लिए मुझे एक और पूरा कंसेप्ट भी सिखाना पड़ता है। कभी कभी बहुत बार ऐसा होता है कि आपके टेक्स्ट बुक वाले कुछ ना कुछ डाल देते हैं और छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं। आपके टेक्स्ट बुक वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता है आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, टीचर को पड़ता है। मुझे एक एक शब्द आपको समझ में आए, ये मेरे लिए, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एवरी वर्ड माई स्टूडेंट शुड अंडरस्टैंड। तो उसके लिए एक शब्द के लिए मेरे को नया कंसेप्ट सिखाना पड़ता है, अंदर घुसना पड़ता है। तो सिर्फ 780 पन्ने नहीं है, उन पन्नों के अंदर जो शब्द है ना उनको पढ़ाने के लिए बहुत अंदर तक जाना पड़ता है। ठीक है, और उतने लेवल पे आपको भी आना पड़ेगा, आपको उस लेवल पे आके पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो भाई शुरू किया है, अगर आप अप्रैल से मई से पढ़ रहे हो रेगुलरली तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, पैट योरसेल्फ, शाबाश। लेकिन अगर कंसिस्टेंट नहीं रहे हो तो भाई जुलाई से ज्यादा अगर आप खींचते हो, अगस्त आएगा, कॉलेज स्टार्ट होगी, फिर पढ़ूंगा, फिर तो खत्म है। ठीक है, समझ लो मेरी बात। नाउ टॉकिंग अबाउट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, जैसे मैंने आपको बताया 11th आपका क्या है, बेसिक है, आपका फाउंडेशन है। ठीक है, मान लेते हैं ये 11th है और ये 12th है। ठीक है, 11th का एक सर्कल है और बड़ा वाला सर्कल आपका 12th का है।
एंड ये 11th जो है ना, किधर गया, 11th आपका बेसिक्स है, बेसिक्स या फाउंडेशन बोलो आप उसको। 11th अगर आप नहीं समझोगे तो 12th आपको डेफिनेटली बहुत टफ जाएगा। बेसिक कंसेप्ट्स नहीं क्लियर होंगे तो आगे का आपको समझ में नहीं आएगा। जो बच्चे 11th बर्बाद करते हैं, समझ लो आपके अंडरस्टैंडिंग में, आपके कंसेप्ट में इतना बड़ा छेद बन जाता है। ये जो बेसिक्स और फाउंडेशन का जो छेद है ना, बहुत बड़ा छेद है, और इसके बिना आप जब 12th पढ़ने जाओगे आपको बहुत ज्यादा टफ होगा। 11th हैज टू बी क्लियर, ये बात आप मेरी समझो, ठीक है। तो 11th में आप क्या करोगे, आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, आपकी प्लानिंग कैसी होनी चाहिए। एक तो सबसे पहले देखो, आपका माइंडसेट चेंज करो। माइंडसेट मतलब क्या, आपको लगता था 10th में भी हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो, इनफैक्ट कमेंट्स भी देखता हूं, जब मैं कोई 10th स्टैंडर्ड की स्ट्रेटेजी बनाता हूं ना, तो 4 सीनियर आके अपना कमेंट लिखते हैं कि अरे कुछ नहीं है, लास्ट में पढ़ लेंगे, 2-3 महीने में हमने भी किया, 90% स्कोर कर लिया। ऐसे बहुत लोग आते हैं, ठीक है, खुद को 30 मार खान समझने वाले लोग आते हैं ना, 11th में आके आपकी हवा टाइट होती है। आपको यही लगता है कि अरे ठीक है यार, टीचर तो क्या है, इनको इनको बैच बेचना है, इनको ये करना है, इनको व्यूज चाहिए, इसलिए ये सब स्ट्रैटेजी ऐसा वैसा करते रहते हैं। जो बच्चे फॉलो कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है। जो नहीं कर रहे हैं, जिनको हलवा लग रहा है, मजाक लग रहा है, आओ, आने दो नवंबर, आने दो दिसंबर, अगर आपका हवा टाइट नहीं हुआ, आओ कमेंट करने फिर से, कोई नहीं, 2 महीने में कवर हो जाएगा सिलेबस, आना कमेंट करने के लिए नवंबर में, देखता हूं मैं। तो पहले तो ना आपके विचार बदलो। अगर आपका एटीट्यूड खराब है, 11th को भी हल्के में ले रहे हो, तो पहले तो आप अपना दिमाग को बदलो, अपने आपकी सोच को बदलो, ठीक है। बहुत लोग हैं ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, 11th में औकात समझ में आती है, 11th और 12th दोनों में। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तो बात भी नहीं कर रहा हूं मैं, सिर्फ एचएससी के सिलेबस की बात कर रहा हूं, वो भी आपको औकात दिखा देगा। साइंस की बात कर रहा हूँ, नॉट आर्ट्स एंड कॉमर्स। ऐसा नहीं है कि वो इजी है, हाँ वहां पर भी है पढ़ने के लिए बहुत कुछ, लेकिन साइंस में डेप्थ बहुत ज्यादा है। सच बात बता रहा हूँ, डेप्थ बहुत ज्यादा है, अंदर घुस घुस के पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। अगर आप खुद से पढ़ रहे हो तो आपको वीकली प्लानिंग करनी पड़ेगी। कैसे करते हैं प्लानिंग, किसी भी प्लानिंग को करने का तरीका होता है कि सबसे पहले आपका सिलेबस देखो, कि मान लो देयर आर 100 चैप्टर, फॉर एग्जांपल 100 चैप्टर्स हैं और आपके पास 10 मंथ्स है पढ़ने के लिए, एग्जांपल दे रहा हूं, ये कैलकुलेशन आपको खुद करना है। एग्जांपल 100 चैप्टर है, 10 मंथ है, तो 1 मंथ में कितना होना चाहिए आपका, 1 मंथ में आपका 10 चैप्टर होना चाहिए, बराबर है। तो आपका 1 वीक में कितना होना चाहिए, 1 वीक में आपका करीब करीब 2.5 चैप्टर होना चाहिए। ऐसे ही हम कैलकुलेट करते हैं, तो उसी हिसाब से फिजिक्स है, केमिस्ट्री, बायो, बहुत सारे बच्चे हैं जो बायो नहीं लेंगे, या फिर बहुत बच्चे हैं जो शायद मैथ्स नहीं लेंगे और बायो ले लेंगे, पीसीबी ले लेंगे, ऐसे भी बच्चे होंगे। या फिर बायो ड्रॉप करके कुछ बच्चे हैं जो आईटी ले सकते हैं, ऐसे भी बच्चे होंगे। तो आप अपना सिलेबस देखो, नंबर ऑफ चैप्टर देखो, हर मंथ में कितना कंप्लीट होना चाहिए, हर वीक में कितना कंप्लीट होना चाहिए, ये आपको एक हिसाब लगाना है सबसे पहले। जो भी आपका सिलेबस है, जो आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, उसके हिसाब से खुद का हिसाब लगाओ। दूसरा, एमसीक्यू और न्यूमेरिकल कंपलसरी। भाई आप जेडब्ल्यू नीट का अगर बात कर रहे हो मेरे साथ, जेई है या नीट है या सीईटी है, अगर ये इन चीजों का प्रिपरेशन आप कर रहे हो, सिर्फ हवाबाजी मत करो लोगों को बताने के लिए कि हाँ मैं जेडब्ल्यू का पढ़ रहा हूं। सच में अगर पढ़ रहे हो तो डेली का आपका एमसीक्यू और न्यूमेरिकल प्रैक्टिस रोज होना चाहिए, एवरी डे। जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो, जो टीचर आपको पढ़ा रहा है, उसका प्रिपरेशन, उसके एमसीक्यूज, उसके न्यूमेरिकल, यू हैव टू सॉल्व एवरी डे। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, बायो में तो होते नहीं है। अगर आपका पीसीएम है, पीसीएम तीनों में आते हैं एमसीक्यूज, तीनों में आते हैं न्यूमेरिकल्स, तीनों में होता है भरपूर कैलकुलेशन। तो एमसीक्यू न्यूमेरिकल की जो प्रैक्टिस है, रिटन प्रैक्टिस, ठीक है, तोंड पाठना है, ओरल नहीं करना है, लिख कर प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मेरे एक सर थे जिन्होंने 12th में मुझे बहुत, पूरे क्लास को एक बहुत सिंपल बात बताई थी जिसको मैं कभी जिंदगी में नहीं भूल पाया। साइंस पढ़कर नहीं होता, लिख कर ही होता है। अगर आप साइंस लिए हो, लिख कर ही होगा, सिर्फ रीडिंग से कभी नहीं होगा। समझ लो ये मेरी बात, ठीक है। आज भी याद है मेरे को। डेली रूटीन आपको बनाना पड़ेगा। कॉलेज या स्कूल, जो सीबीएसई वाले बच्चे हैं उनका 11th-12th स्कूल होता है, ठीक है। जो महाराष्ट्र बोर्ड के बच्चे हैं, एसएससी, हमारे लिए जूनियर कॉलेज होती है 11th-12th। बाकी सीबीएसई वाले, आईसीएसई वाले, उनके लिए कॉलेज ही होता है 11th-12th। तो या कॉलेज या स्कूल जहां पे भी आप जाते हो, वहां से आप वापस आओ, 1-2 घंटे आपको थियरी रिवाइज करनी है, उसके बाद राइटिंग प्रैक्टिस पे आना है 1 घंटा या फिर 1.5 घंटा। देखो 11th में डेली का 4 से 5 घंटा पढ़ना, ये एक नॉर्मल बात होती है, नॉर्मल बात होनी भी चाहिए। 4 घंटे की सेल्फ स्टडी आपको मिलनी चाहिए। आपका कॉलेज है, बहुत बच्चे हैं जो इंटीग्रेटेड लेंगे या फिर डमी कॉलेज लेंगे, है ना। कॉलेज सिर्फ नाम का कॉलेज है, जाना तो कोचिंग ही है, बाकी कॉलेज सिर्फ एग्जाम देने के लिए। तो अगर आप वहां जा रहे हो
4 घंटे की आपकी 4 या 5 घंटे की आपकी कोचिंग हो रही है, उसके बाद 4 से 5 घंटा आपको सेल्फ स्टडी करनी है। उसमें आपका 1-2 घंटा थियरी होगा, 1-1.5 घंटा आपका न्यूमेरिकल वगैरह होगा, फिर आधा घंटा हम रखेंगे फॉर रिविजन, रिकैप या फिर नोट्स वगैरह बनाने हैं, वो सब कुछ। ठीक है, रूटीन आपका सेट करो, बड़े हो गए यार। 10th में जब तक आप थे, आपको मैंने हर चीज ऐसा उंगली पकड़ के मुझको चलना सिखाया, वो सब हमने कर लिया 10th में। नाउ यू आर इन 11th, यू आर इन कॉलेज, बड़े हो गए हो ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। डाउट्स हैं पूछो। कभी भी अगर आप शर्माते हो, पैसे भरे हैं ना आपने, आप कॉलेज भी जा रहे हो, आप क्लास भी जा रहे हो, आप कहीं पे भी कोचिंग लगा रहे हो, पैसे दे के जा रहे हो, तो अगर आप पूछोगे नहीं, मन में आपका मलाल रह गया, आपका डाउट रह गया, शर्म के मारे आप पूछ नहीं पाए, तो बस कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, चीजें समझ में नहीं आएंगी, समझ में नहीं आएंगे, एमसीक्यू सॉल्व नहीं होगा। बस इट्स अ विशियस साइकिल, है ना, एक सर्कल में अटक जाते हो। एक चीज नहीं समझ में आएगी तो उसके आगे की चीज भी समझ में नहीं आएगी। तो जहां जहां अटकते हो, जहां जहां डाउट आता है, पूछो। वैसे हमारे बैच में जो बच्चे हैं, उड़ान बैच में, उड़ान 3.0, सारे बच्चों के पास एक आईवीआर नंबर होता है, एक नंबर होता है जिससे वो किसी भी टीचर को किसी भी कॉल करके बात कर सकते हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो चलो, अभी तो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं तो मेरा फोन एरोप्लेन मोड पे है, अदरवाइज मेरा फोन चालू होता है, बच्चे का कॉल आता है, छोटा मोटा भी डाउट होता है, किसी को एक वर्ड समझ में नहीं आ रहा है, वर्ड का मीनिंग समझ में नहीं आ रहा है, तो कॉल कर लेते हैं, पूछ लेते हैं। ठीक है, वैसे एक वर्ड के लिए तो गूगल कर लोगे तो भी बता देगा गूगल, लेकिन फिर भी एक वर्ड के लिए भी बच्चे कॉल करते हैं, मैं उठाता हूँ, बता देता हूँ। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई बड़ा डाउट है, किसी को 10 मिनट बात करनी है, किसी को शेड्यूल बनाने नहीं हो रहा है, किसी का बैकलॉग बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो वो कॉल करते हैं, 15 मिनट बात करते हैं, मैं करता हूँ। ठीक है, तो वी आर देयर टू हेल्प यू। कोई भी प्रकार की दिक्कत आती है, हम आपके साथ हैं। ठीक है, ये आपको यहाँ पे कहना चाहूंगा। चलो, इसके अलावा डाउट्स वगैरह हमने पूछे। ये हमारा उड़ान बैच में आपको क्या क्या मिलेगा एक बार क्लियरली बता देता हूँ। बहुत सारी बातें हैं, एक बार फटाफट बता देता हूँ। तो ये सारे फीचर्स हैं मेरे उड़ान बैच के, कि एक तो लाइव क्लास होगा, पीसीएमबी पूरा पढ़ा रहे हैं, पीसीएमबी पूरा आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, फीस कितनी है? 11,000। ज्यादा हो गया क्या? हाँ, 11,000। लाइव क्लास रहेगा, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ्स का, बायो का। ठीक है, बायो मैं ले रहा हूँ, पूरी टीम है टीचर्स की, वो भी आपको बताऊंगा। कंप्लीट सिलेबस किया जाएगा ऑफ कोर्स। मोबाइल, पीसी, टैबलेट, एंड्रॉइड एंड आईओएस दोनों के ऊपर हमारा ऐप अवेलेबल है, आराम से आप देख सकते हो, चाहे जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, यू कैन वॉच इट। रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी हर एक क्लास की। ऑब्वियसली मिस होता है लेक्चर, कोचिंग में जाते हो मिस होता है तो लेक्चर खत्म हो जाता है, गायब हो जाता है, लेकिन यहाँ पे मिस होता है लेक्चर, रिकॉर्डिंग देख लो बाद में, कोई बात नहीं है। डाउट है तो एक तो चैप्टर कंप्लीट होने के बाद भी अगर बहुत बच्चे हैं जिनको डाउट आ रहा है, तो हम एक अलग से जूम के ऊपर डाउट क्लियरिंग सेशन ले लेंगे आपका। वो सेशन कुछ इस प्रकार से दिखता है, ये भी आपको बता देता हूँ। ठीक है, दूसरा, एग्जाम के पहले भी, जब भी आपकी एग्जाम होगी, चाहे वो यूनिट टेस्ट हो, सेमेस्टर हो, वहां पे एक लाइव रिवीजन लिया जाएगा बिफोर योर एग्जाम। ये भी किस प्रकार से होगा? जूम के ऊपर लिया जाएगा, बराबर है। पर्सनल मेंटरशिप की जहां मैं बात करता हूं, तो वी आर ऑलवेज अवेलेबल। जो मैंने आपको आईवीआर नंबर बताया, वो नंबर तो आपके पास रहेगा, कभी भी टीचर को आप कॉल करके बात कर सकते हो, मुझसे बात कर सकते हो, कोई दिक्कत आ रही है आ जाओ। टेस्ट ऑब्जेक्टिव भी रहेंगी और सब्जेक्टिव भी रहेंगी। ऑब्जेक्टिव मतलब क्या? एमसीक्यूज। सब्जेक्टिव मतलब सब्जेक्टिव टेस्ट 20 मार्क की, या कॉम्बिनेशन टेस्ट रहेगा, सेमेस्टर के हिसाब से पेपर बना के दिया जाएगा। बहुत सारी बातें हैं। देखो, ये तो अपना जूम सेशन हो गया जहाँ पे डाउट सॉल्विंग होती है इस प्रकार से। ये ऑब्जेक्टिव टेस्ट हो गई, एमसीक्यू आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, बहुत सारा पूरा एक सिस्टम बना हुआ है, ऐप के अंदर आप जाओगे। इनफैक्ट जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनको, जो सीटी के बच्चे हैं, वैसे हम लोग सिर्फ सीटी ले रहे हैं, नीट और जेडब्ल्यू अभी नहीं ले रहे हैं, तो जो बच्चे सीटी के लिए फोकस्ड हैं, सीईटी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, मोस्ट वेलकम। बाय द वे, सीईटी के प्रिपरेशन के लिए आपको 14 से 15,000 रुपए नहीं, 14 से 15,000 एमसीक्यूज मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए। पीसीएमबी बायोलॉजी का भी मिला के बता रहा हूं मैं। ठीक है, तो 14-15,000 एमसीक्यूज हैं जो आपको मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए। हर एक टॉपिक के ऊपर आपको एमसीक्यूज मिल जाएंगे, जो आपका सीईटी का सिलेबस है उसके हिसाब से। ठीक है, फिर ये रहता है हमारा सब्जेक्टिव टेस्ट। इस प्रकार से यहाँ पे आपको दिख रहा है 25 मार्क्स का टेस्ट आपको दिख रहा है, फिजिक्स का, यूनिट्स एंड मेजरमेंट का, 1 घंटा 15 मिनट। इसका आपको आंसर की भी मिलेगा, आंसर की। ठीक है, चलो, ऐसे हर टॉपिक पे मिलेगा, पीसीएमबी, हर एक टॉपिक के ऊपर आपको एक एक टेस्ट मिल जाएगी। चलो, लाइव क्लास तो होता ही है। डाउट्स, आप अगर आपको डाउट्स आते हैं, जैसे मैंने आपको बोला, डाउट्स आता है तो पूछो, बराबर है, पूछना पड़ेगा। तो कैसे पूछोगे? एक तो लाइव क्लास में पूछ सकते हो, चैट चालू रहता है, वहां पे आप डाउट पूछ सकते हो। दूसरा, एक
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दोस्त, एआई दोस्त हमने फीचर डेवलप किया हुआ है जो ऐप के ऊपर अवेलेबल है। ऐप का नाम क्या है अगर आपको नहीं पता? इजी लर्निंग, बराबर है, इजी लर्निंग। आप भी यूज कर सकते हो, बैच अगर आपने ज्वाइन नहीं भी किया तो भी आप इसको टेस्ट कर सकते हो जाके। कोई भी आपका सवाल है इसको जाके पूछो, कोई आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है उसका फोटो अपलोड कर दो तो वो आपको पूरा सोल्यूशन बना के देगा। न्यूमेरिकल आपको समझ में नहीं आ रहा तो उसका फोटो खींच के डालो, आपको सॉल्यूशन बना के देगा। तो ये एआई फीचर ऐप के ऊपर अवेलेबल है अभी, ठीक है। 1-on-1 कॉल, ये आपको मैंने आईवीआर नंबर का बताया, कॉल करके आप बात करके डाउट अपना क्लियर कर सकते हैं। एंड लास्ट में जूम पे जो डाउट क्लियरिंग सेशन होता है जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया वो भी अवेलेबल है, एग्जाम के पहले रहेगा एंड चैप्टर के बाद भी रहेगा। वैसे इट डिपेंड्स, हर बच्चे को अगर बहुत डाउट आ रहा है, चैप्टर बहुत डिफिकल्ट था, समझ में नहीं आया, तो अलग से डाउट क्लियरिंग सेशन जहां पे हम ले सकते हैं। बच्चों को एक पीडीएफ, इनफैक्ट एक गूगल फॉर्म दिया जाता है, गूगल फॉर्म, उस फॉर्म में बच्चे अपना जितना भी डाउट्स वगैरह जो आ रहा है वो सब टाइप करके लिख देंगे, फिर वो सारे क्वेश्चंस लेके जूम सेशन किया जाएगा जहां पे वो एक एक डाउट को क्लियर किया जाएगा, ऐसे होता है, ठीक है। तो दिस इज अवर टीम ऑफ टीचर। शुभम सर हैं जो फिजिक्स ले रहे हैं, मैं बायोलॉजी ले रहा हूँ, मरिया मैम है केमिस्ट्री ले रहे हैं, योगेश सर मैथ्स एंड खुशी मैम, यहाँ शायद मैं इनके ऊपर आया ऐसा कवर हो गया रहेगा शायद, पता नहीं। खुशी मैम है, ये भी बायोलॉजी लेती है, ठीक है। तो बायोलॉजी के 2 टीचर है आपके पास, मैं भी हूँ, खुशी मैम भी है। चलो, तो प्राइसिंग जैसे कि मैंने बात की 11,000 का प्राइस रहेगा अपने बैच का। बाकी कोई भी आपको दिक्कत आती है, इंक्वायरी करनी है तो ये दोनों नंबर पे कॉल करके आप बात कर सकते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में भी डिटेल्स अवेलेबल है, वेबसाइट की लिंक है, ऐप की लिंक है, सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए नाउ हाउ टू स्टे कंसिस्टेंट। बहुत बच्चे हैं जो भूले भटके हो जाते हैं, भटक जाते हैं अपने रास्ते से, 2 महीना 1 महीना कंसिस्टेंट रहते हैं, फिर पता नहीं क्या हो जाता है, भटक जाते हैं। हर बच्चे का प्रॉब्लम है। हाउ टू स्टे कंसिस्टेंट, देखो मेरे साथ भी दिक्कत होती थी, लेकिन ये जो चीजें आपको बता रहा हूं ये इतने सालों का एक्सपीरियंस आने के बाद आपको बता रहा हूं कि सबसे पहले तो अपने टारगेट को छोटा रखो। आपने रखा टारगेट कि मैं आज के दिन में 2 चैप्टर कंप्लीट कर लूंगा, तो ये बहुत ही घटिया टारगेट आपने सेट किया है, ठीक है। इतना बड़ा टारगेट रखोगे तो आपका मन ही नहीं होगा किताब खोलने का, कभी नहीं कर पाओगे। तो आपको छोटे छोटे टारगेट रखने हैं। 2 चैप्टर जाने दो, आप 2 पेज पढ़ो। अगर आप भटक गए हो, अगर आपने 1-2 हफ्ता किताब को छुआ नहीं है, टच नहीं किया है, पढ़ा नहीं है, तो टारगेट रखो भाई आज मैं 2 पेज पढ़ूंगा, 2 पेज को अच्छे से समझूंगा। अच्छा, आपको अगर रीड करके समझ में नहीं आ रहा है, रीड करके समझ में नहीं आ रहा है, छोड़ो, आप जाओ यूट्यूब पे, टॉपिक सर्च करो, कोई अच्छा टीचर देखो, पढ़ना वहां से स्टार्ट करो। वहां से नहीं समझ में आ रहा है, हम तो हैं ही पढ़ाने के लिए, ठीक है। छोटे टारगेट्स रखो, बड़ा बड़ा अगर एक दिन में सारा सिलेबस कंप्लीट करना है, नहीं होता है। यू हैव टू स्टार्ट स्मॉल देन बिल्ड। दूसरा, एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर, कोई दोस्त है या पेरेंट है जिनको डेली आप अपना प्रोग्रेस बताओ। इनफैक्ट यू कैन कीप अ ट्रैकर भी बना सकते हो ना, एक मंथली ट्रैकर। मान लो कि ये जुलाई महीना है, जुलाई, तो जुलाई 1, जुलाई 2, जुलाई 3, जुलाई 4, जुलाई 5, जुलाई 6, ऐसा पूरा एक ट्रैकर बनता है पूरे महीने का। तो जो जो आपका डेली डेली टारगेट्स आपको सेट करने हैं, आपको क्या करना है, डेली टारगेट्स, डेली टारगेट सेट किया, रोज रात को सोने के पहले आपने वो टारगेट लिख दिया, तो जैसे जैसे आपका वो टारगेट नंबर 1 कंप्लीट, टारगेट नंबर 2 कंप्लीट, टारगेट नंबर 3 कंप्लीट, अगर आपके पूरे दिन के टारगेट कंप्लीट होते हैं तो ये जो मंथली ट्रैकर आपको मैंने दिखाया जिसमें जुलाई का महीना, जुलाई 1, जुलाई 2, जुलाई 3, 4 ऐसे, तो उसमें आप क्या करोगे, डे 1 कंप्लीट, डे 2 कंप्लीट, डे 3 कंप्लीट। तो 2 प्रकार के ट्रैकर, एक तो आपका डेली टारगेट और ये आपका मंथली मंथली ट्रैकर है ये, ठीक है। सर ये कहाँ मिलेगा, इसका पीडीएफ बना के दो, अरे बनाओ ना, एक पेज लो, उसके ऊपर लिखो जुलाई, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, हफ्ता लिखो, बनाओ ना, डे 1 डे 2। इतना नहीं बना सकते, बनाओ, जहां पढ़ने बैठते हो वहां पे उसको चिपकाओ एंड फॉलो करो। टारगेट छोटे रखना भाई शुरू में, ये दिक्कत मैंने बहुत करी थी, 4-5 दिन पढ़ाई नहीं किया, फिर एक दिन जोश आता है आज तो खत्म ही कर दूंगा, कुछ खत्म नहीं होता है। ऐसा भी देखा रहेगा आपने कि फॉर एग्जाम्पल आपने बोला मैं 6 बजे पढ़ने बैठूंगा, 6 PM, फिर आप टाइम पास कर रहे 6:05 हो गया, अब आप बोलोगे अरे और मजा नहीं आ रहा है, 6:30 बैठता हूँ, 6:30 हो गया, 30 हो गया, 6:36 हो गया, 7 बजे, अब 7 बजे बैठेंगे, ये होता है, ये भी होता है। ये कब होता है, जब आपके टारगेट्स बहुत ज्यादा है एंड आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हो।
प्रोक्रेस्टिनेट करने के पीछे भी एक साइंस है, पता है आपको क्या है? अगर कोई बहुत बड़ा टास्क आपको मैंने दे दिया, कोई एक डिफिकल्ट टास्क दे दिया, ध्यान से सुनना, डिफिकल्ट टास्क, तो आपका बॉडी इसको एज अ थ्रेट देखता है। क्या देखता है? थ्रेट। बिकॉज ये टास्क के बारे में सोच के कि मान लो आज के दिन में आपको 2 चैप्टर केमिस्ट्री के खत्म करने हैं, ऐसा आपने टारगेट रख दिया, टास्क बना दिया, तो उसके बारे में सोच के आपको स्ट्रेस आएगा। स्ट्रेस आएगा तो अंदर केमिकल्स रिलीज होते हैं, आपका बॉडी अब उस टास्क को एज अ थ्रेट देखता है। तो आपका बॉडी क्या करेगा? इमीडिएटली कोई ऐसी एक्टिविटी करेगा जिससे आनंद आए, जैसे कि फोन ले लिया, रील्स देख लिया, आनंद आया, डोपामाइन हिट, या फिर जो भी आपको पसंद है, किचन में जा रहे हो, कुछ खा रहे हो तो भी आनंद आ रहा है, तो आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली, ये जो स्ट्रेस बना हुआ है ना, ये स्ट्रेस है, स्ट्रेस, इसको टैकल करने के लिए अपना बॉडी ऐसी कुछ एक्टिविटीज करेगा जिससे आनंद आए। यही होता है प्रोक्रेस्टिनेशन। ठीक है, तो बस इस चक्कर में मत पड़ो, अपने टारगेट को छोटा रखो, टारगेट छोटा रहेगा, स्ट्रेस कम आएगा, तो अपने आप पढ़ने बैठोगे, प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करोगे। ठीक है, तो एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर होना चाहिए जिसको आप डेली बताओ, मम्मी को बताओ, पापा को बताओ, किसी भाई बहन दोस्त कोई भी है। ठीक है, अगर पूरी तरह गुम हो जाते हो, पूरी तरह आपका 1 महीना हो गया पढ़ाई नहीं किया, ना आपने क्लास अटेंड किया, ना आपने कुछ पढ़ा, है ना, टेक्स्ट बुक खोला नहीं, 1 महीना गुम हो गए, तो क्या करोगे? रिस्टार्ट, ऑब्वियसली कहीं से तो शुरू करना पड़ेगा, नहीं तो समय निकलता 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 चला जाएगा, 11th का अंत आ जाएगा, 12th की शुरुआत आ जाएगी, लेकिन लटके हुए रहोगे, या एग्जाम आ जाएगी और लटके हुए रहोगे। तो क्या करोगे? इट इज नेवर टू लेट, एक फ्रेश प्लान बनाओ, बैठो, सिंपल एक प्लान बनाओ कि आज के दिन में मैं क्या करूंगा, छोटे टारगेट रखो, स्टार्ट करो। जितना जितना सोचोगे ना, ओवर थिंकिंग, अरे कैसे होगा, एक बच्चे का भी कॉल आया था मुझे 2-3 दिन पहले कि बैकलॉग हो गया है सर, बहुत सर, क्या करूं मैं? मैंने बोला पढ़ने बैठ। सर लेकिन कैसे? कैसे मतलब? बुक ले, डेस्क पे बैठ, लेक्चर तो दिया हुआ है ना, रिकॉर्ड, 10th का बच्चा था, रिकॉर्डेड लेक्चर्स अवेलेबल है यूट्यूब पे, इतना सब अवेलेबल है। मैं बोला एक लेक्चर चालू तो कर, लेक्चर नंबर 1 से शुरू कर। अच्छा, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसके नोट्स बना साथ साथ में ना, एक मैं स्लाइड बाय स्लाइड चलता हूँ, मेरी एक स्लाइड होती है, स्लाइड 1 होती है, फिर स्लाइड 2 होती है, जैसे जैसे एक एक स्लाइड आता है, जो जो मैं स्लाइड पे लिखा हुआ है वो सेम टू सेम कॉपी कर लो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस प्रेजेंटेशन से मैं आपको पढ़ा रहा हूं वही चीजें इंपॉर्टेंट है, वही अपने नोट्स में लिखो आप, सिंपल है ना। ओवर थिंकिंग बंद करो, कैसा होएगा, इतना सब बाकी है, एग्जाम आ जाएगी, ऐसा वैसा, छोड़ो ना, स्टार्ट करो, एक्शन लो ना, जस्ट स्टार्ट, पहला कदम बढ़ाओ, अपने आप सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, तो छोटे छोटे टास्क रखो, एक एक कदम बढ़ाओगे तब जाके आप मैराथन चलोगे ना, सिर्फ बैठे रहोगे, स्टार्टिंग लाइन पे बैठ के सोचोगे अरे इतना कैसे जाऊं मैं, एक एक कदम, स्टेप बाय स्टेप, बस दैट्स इट, ज्यादा सोचो मत, काम करो। इट इज नेवर टू लेट, ये भी याद रखना, इट इज रियली नेवर टू लेट। जो भी आप चाहो आप अपने लाइफ में अचीव कर सकते हो एट एनी पॉइंट, बस आपको मेहनत करनी पड़ेगी। देयर आर नो शॉर्टकट्स। लोग बोलते भी है ना स्मार्ट वर्क, ऐसा वर्क वैसा वर्क, ठीक है यार, मेहनत तो करना पड़ता है। मेरी ये चैनल है पार्थनुमा 11, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, यहाँ पे मैंने बायो पढ़ाया हुआ है पूरा, मतलब चालू है। पहले तो मैंने बेसिक्स के लेक्चर्स जो थे वो डाले यहाँ पे, फिर लिविंग वर्ल्ड, हो गया चैप्टर नंबर 1 लिविंग वर्ल्ड, फिर चैप्टर नंबर 2 हमने सिस्टमैटिक्स किया, सिस्टमैटिक्स, फिर चैप्टर नंबर मैं 6 पे हूँ आई थिंक ना, सेल स्टार्ट किया है, सेल चैप्टर जो है ना, चैप्टर नंबर 5 है मेरे हिसाब से, सेल, ये चैप्टर स्टार्ट हुआ है, अब ये कंप्लीट होगा, इसके बाद सेल डिवीजन आएगा, फिर प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, एक एक आते जाए। मैं भी अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि जितना मेरे से कंसिस्टेंटली हो पाए यहाँ पे अपलोड करूंगा, ताकि जनवरी आएगा तब तक यहाँ पे भी मैं अपना सिलेबस कंप्लीट कर पाऊँ। जैसे मैं आपको बोलता हूँ आप भी अपना सिलेबस जनवरी तक करो, मैं भी मेरा सिलेबस जनवरी तक करूंगा। वैसे ही बायो का यहाँ पे मैं कवर कर रहा हूँ, वैसे इजी लर्निंग सीनियर्स ये चैनल है, यहाँ पे आपको फिजिक्स मिलेगा, फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर जो है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, वो यहाँ पे स्टार्ट हुआ है, दिख रहा है आपको, लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, फिर लेक्चर नंबर 3, 3 लेक्चर आए हैं और भी आगे आएंगे। ठीक है, बस यही कहानी है, यही मुद्दा है, पढ़ते रहिए कंसिस्टेंटली। कोई दिक्कत आती है, नहीं हो पा रहा है, यू नीड अ मेंटोर, बहुत बार ऐसा होता है आपको मेंटर चाहिए, अपने आप नहीं पढ़ पाते। ठीक है, तो वी आर ऑलवेज देयर, यू कैन कॉल ऑन दीज नंबर्स एंड इंक्वायरी कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं बैच, हम आपके साथ हैं।
ठीक है, बाकी कमेंट करके जाओ। यहाँ तक अगर वीडियो देखा है तो कमेंट में कुछ बता सकते, क्या लिखोगे कमेंट में? बस इतना लिखो, चलो, आई एम ऑसम। मतलब मेरे बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, अपने आप अपने लिए लिखो, मैं मस्त आदमी हूँ, आई एम ऑसम। ठीक है, तो मुझे समझेगा कि यहाँ तक कौन देख रहा है। ये वही 1% वाले बच्चे हैं, टॉप 1%, जो यहाँ तक मेरे साथ आते हैं, इतना आगे तक समझते हैं मेरी बातों को, सुनते हैं मेरी बातों को। बाकी चिल रहो लाइफ में, ज्यादा स्ट्रेस लेने का नहीं, आराम से पढ़ो, पढ़ाई ही करनी है। पत्थर तोड़ने नहीं जाना है आपको, आपको पहाड़ खोदने नहीं जाना है। ठीक है, कोई बहुत बड़े बड़े रॉकेट नहीं बनाना है, मार्स पे जाओ वहां कॉलोनी, वो सब नहीं करना है, पढ़ना ही है। और वो सारे स्टेप्स आपको आपके सामने हैं, वीडियोज आर देयर, बैठो पढ़ने, जो जो मैं पढ़ा रहा हूँ, नोट्स बनाओ अपनी, रिवाइज करो, क्वेश्चन सॉल्व करो, उतना ही है और कुछ नहीं है जीवन में। सिंपल लाइफ है आपका। ठीक है, ज़्यादा सोचने का नहीं, पढ़ने बैठो, हो जाएगा अपने आप। ठीक है, ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आगे कुछ है नहीं, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई विल सी इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।